हाय एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने ज़िद्दी उम्मीदवार चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की पहली क्लास, जिसमें हम कवर करने वाले हैं वैश्विक तापन एकदम बेसिक से। तो आइए देखते हैं कि वैश्विक तापन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसमें कवर करने वाले हैं वैश्विक तापन, हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार गैसें, उसके बाद ग्रीन हाउस गैसें, फिर कार्बन सिंक क्या होते हैं, कार्बन सोर्स क्या होते हैं, ब्लू कार्बन क्या होते हैं, ग्रीन कार्बन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी टॉपिक होंगे जिन पर हमारी आज चर्चाएं होंगी। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब बाद में कवर कर ली जाएंगी। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं वैश्विक तापन। तो आइए देखते हैं कि वैश्विक तापन क्या होता है। सबसे पहले चीज़ तो वैश्विक तापन किसे कहते हैं। तो वैश्विक तापन हरित गृह प्रभाव में हुई वृद्धि वैश्विक तापन कहलाती है। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हरित गृह प्रभाव क्या है। तो हरित गृह प्रभाव पृथ्वी का रात में गर्म होना हरित गृह प्रभाव कहलाता है। अर्थात रात के समय पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा जो होती है वो अंतरिक्ष में प्रवेश नहीं कर पाती है, तो वह वायुमंडल में बादलों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिसके कारण तापमान तेजी से नहीं गिर पाता, जिसको क्या कहेंगे, हरित गृह प्रभाव नाम दिया जाता है। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि हरित गृह प्रभाव क्या होता है। हरित गृह प्रभाव को हम पौधा गृह प्रभाव भी कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का कोई भी हिस्सा जो सूर्य के सामने आता है, सूर्य की ऊष्मा उसे प्राप्त होती है। जब पृथ्वी अपना घूर्णन करते हुए घूमेगी तो जहाँ पर सूर्य प्रकाश था अब वहाँ पर क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होगा तो शाम के समय वह भूमि का जो हिस्सा होगा, जो ऊष्मा लिया था, वो उत्सर्जित करेगा। अब क्या होगा, ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है तो वह ऊष्मा सीधे अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है, बादलों और गैसों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है कुछ समय के लिए। तो जिस कारण पृथ्वी का तापमान रात में 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। इसी घटना को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो ग्रीन हाउस जो घटना है यह अनिवार्य है। यदि यह घटना नहीं होती तो शायद पृथ्वी पर इतनी विविधताएं नहीं होती हैं। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा कि ग्रीन हाउस गैस जो इफ़ेक्ट है, इसका नाम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ही क्यों पड़ा। इसका नाम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि यूरोप में कृषि में बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए वहाँ के जो यूरोप के किसान थे वो क्या काम करते थे कि जो फसल बोते थे उसके ऊपर ग्रीन ग्लास का एक छत बना देते थे, ताकि जो है दिन की गर्मी उन्हें रात में भी वहाँ पर पर्याप्त बनी रहे, और ताकि पौधे जो हैं वो अपना उत्पादन बढ़िया कर सकें, और इससे उनका उत्पादन भी बढ़ता था। अब हम आगे देखते हैं कि हमारी जो हरित गृह प्रभाव के क्या क्या महत्व होंगे। यह घटना नहीं होती तो क्या होता, यह घटना अगर नहीं होती तो रात में पृथ्वी पर जीवन यापन शायद संभव नहीं था। इसी घटना के कारण पृथ्वी का तापमान रात के समय 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। ये जो हरित गृह प्रभाव की घटना है यह वायुमंडल में बादलों और जलवाष्प की उपस्थिति के कारण हो रही है। हरित गृह प्रभाव को हमने पूरी तरह से जान लिया है, और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो वैश्विक तापन की क्रिया है वो किस तरह से संपन्न हो रही है। तापन में क्या होता है कि पृथ्वी जो होती है दिन में वो सूर्य की किरणों को जो है प्राप्त करती है, और यही जब रात होती है तो पृथ्वी क्या करती है, रात के टाइम में ये जो प्राप्त किरणें होती हैं इन्हीं को ये उत्सर्जित करती है। जब ये उत्सर्जित करती है तो ये हाई वेवलेंथ किरणें होती हैं, जिसे उच्च तरंग दैर्घ्य वाली किरणें कहा जाता है। तो जब पृथ्वी उच्च तरंग दैर्घ्य वाली किरणें होती हैं, उत्सर्जित करती हैं उन्हें, तो ये किरणें क्या होती हैं, वायुमंडल में जाती हैं। तो वायुमंडल में ये सीधे अंतरिक्ष में ना जाकर वायुमंडल के बादलों और कुछ गैसों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान रात के समय 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। और
लगातार इन बादलों की संख्या और गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। और पहले क्या होता था, पहले मान लो कि बादल कम थे, और जब बादल कम होंगे तो भाई उतनी किरणें अवशोषित नहीं कर पाएंगे, और उतनी किरणें नहीं अवशोषित कर पाएंगे और कुछ किरणें जो अवशोषित हैं मान लो उनसे ही तापमान बढ़ेगा, तो उतना तापमान बढ़ता नहीं था। और पहले की तुलना में अब बादल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, गैसों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये किरणें जो हैं अवशोषित भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और इसी बढ़े हुए तापमान को वैश्विक तापन नाम दिया जाता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि वैश्विक तापन क्या है, वैश्विक तापन किसे कहते हैं, तो आप एक सिंपल सा जवाब दे सकते हैं, रात के समय पृथ्वी का तापमान जितना गिरना चाहिए था उतना नहीं गिर पाया, फलस्वरूप तापमान में हुई वृद्धि वैश्विक तापन कहलाती है। आप इसमें दो चीज़ नोट कर सकते हैं, एक तो ठंडी चीज़ें हमेशा तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण उत्सर्जित करती हैं, और जब भी हम बात करते हैं वैश्विक तापन की तो उसकी तुलना कहाँ से की जाती है। वैश्विक तापन में पृथ्वी के तापमान को औद्योगिकरण के पूर्व की तुलना से मापा जाता है, और आज तक मापा जाता है कि हमारा पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ा हुआ है, जो कि वर्तमान में 0.5 से 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ये चीज़ आप ये नोट कर सकते हैं कि वैश्विक तापन में हरित गृह प्रभाव कोई जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हरित गृह प्रभाव का बढ़ा हुआ रूप वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं। तो वैश्विक तापन क्यों हो रहा है और वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैसें कौन सी हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो गैस आती है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं, और दूसरी गैस होती है हमारी CH4 जिसे मीथेन कहते हैं, तीसरी है नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथी है HFC, पाँचवीं PFC, SF6, फिर NF3 और H2O जो कि प्रतिबंधित नहीं है, एक ऐसी गैस जो कि जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो ग्रीन हाउस गैसों में हम CFC को भी शामिल कर सकते हैं, बट CFC को हमने इसलिए शामिल नहीं किया है क्योंकि उस पर बहुत सारे सम्मेलन और उसको प्रतिबंधित किया गया है, तो इसलिए हमने CFC को नहीं रखा। अब हम देखते हैं कि इन गैसों की मात्रा बढ़ने से ही वैश्विक तापन हो रहा है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कोई प्रदूषक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड मात्रात्मक रूप से वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कोई प्रदूषक गैस नहीं है। और यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं कि यदि सभी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बराबर कर दी जाए तो सबसे ज़्यादा वैश्विक तापन में जो जिम्मेदार गैसें होंगी वो EF वाली, फ्लोरीन वाली गैसें होंगी। क्योंकि ये जो हैं ये प्रति अणु बहुत ज़्यादा जिम्मेदार गैसें होती हैं, और अगर सब गैसों की मात्रा बराबर कर दी जाए वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड 0% वैश्विक तापन के लिए फिर जिम्मेदार होगी। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैसें EF वाली फिर होंगी। अब हम देखते हैं कि प्रति अणु सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस NF3 और SF6 है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जिम्मेदार देश। तो सबसे पहले जानते हैं कि 2013 के पहले सबसे ज़्यादा कार्बन कौन से देश उत्सर्जित करते थे। तो सबसे पहले 2013 में जो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता था वो USA था। USA 2000, उसके बाद फिर चाइना का नंबर था, चाइना फिर करता था। लेकिन 2013 के बाद से कुछ आंकड़े बदले हैं। तो 2013 में नंबर 1 पर चाइना आ गया है जो कि 30.3% अभी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है, और दूसरे नंबर पर है USA जो कि 13.4% कर रहा है, और तीसरे नंबर पर इंडिया है, भारत 6.8%, एंड रसिया 4.71% एंड जापान 3.03% कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। सर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो ग्लोबल वार्मिंग में कितने प्रतिशत जिम्मेदार हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बिल्कुल नया डाटा है, बिल्कुल नया डाटा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना है डाटा के लिए, बिल्कुल नया डाटा है, तो आप यहीं से नोट कर सकते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 79% है। कितनी परसेंट जिम्मेदार है जी ये,
तो ये 70 CO2 जो है ये 79% ग्लोबल वार्मिंग में ज़िम्मेदार है। और जो मेथेन है, मेथेन दूसरे नंबर पर है 11% जिम्मेदारी के साथ, और नाइट्रस ऑक्साइड 7%। और जो ये यफ वाली गैसें हैं ये पहले 2% हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी मात्रा बढ़ गई है, इसलिए ये 3% ग्लोबल वार्मिंग में ज़िम्मेदार हैं। एक बार मैं फिर से आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने कवर कर लिया है कि हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं। दूसरी चीज़ हमने कवर की है कि वैश्विक तापन क्या है, वैश्विक तापन में ज़िम्मेदार गैसें कौन सी हैं, कौन सी गैसें कितने % ज़िम्मेदार हैं, ये सब हमने कवर कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि ब्लैक कार्बन क्या होता है, ब्लैक कार्बन किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्लैक कार्बन क्या होता है। तो ब्लैक कार्बन लकड़ी तथा ऊपरी और यहाँ पे पराली भी जलाने से उत्सर्जित जो काला पदार्थ होता है वह ब्लैक कार्बन कहलाता है। तो अब देखते हैं कि ब्लैक कार्बन के प्रभाव क्या पड़ते हैं। सबसे पहला प्रभाव ब्लैक कार्बन का कि मान लो चलो जो लकड़ी या पराली जलाई जाती है, पराली जलाने के बाद जो उसमें से उत्सर्जित काले कण होते हैं वो कण ऊपर उठते हैं, तो ये सूर्य प्रकाश का अवशोषण करेंगे। ऊपर उठकर वो सूर्य प्रकाश का अवशोषण करेंगे और तापमान को बढ़ाएंगे। सूर्य ताप जितना भी अवशोषित किया जाएगा उतना तापमान में वृद्धि होगी। और पहला इफेक्ट इसका ये होगा कि ये काले कण जब बादलों पर जाएंगे तो बादलों का रंग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, जिससे बादल भी सूर्य प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करेंगे। और ज़्यादा बादल होंगे और बादलों की संख्या भी बढ़ जाएगी इनसे। तो जब ज़्यादा बादल होंगे तो ज़्यादा अवशोषण होगा सूर्य प्रकाश का। और यह जब बड़ी मात्रा में ऊपर उठता है तो इसके ऊपर उठने के कारण पृथ्वी के घूर्णन के साथ यह ऊपर उठेगा और ध्रुवों की ओर विस्थापित हो जाएगा। जब ध्रुवों की ओर विस्थापित हो जाएगा तो आर्कटिक और अंटार्कटिक पर जो बड़ी मात्रा में बर्फ़ें जमी होती हैं ये बर्फ़ पर जम जाएगा, जिससे बर्फ़ का रंग क्या होगा, काला पड़ जाएगा। और यह बर्फ़ का एल्बिडो कम करेगा, जिससे बर्फ़ क्या होगी, तेज़ी से पिघलेगी। और बर्फ़ के तेज़ी से पिघलने के कारण हमारे जो है तापमान में वृद्धि होगी। तो ब्लैक कार्बन के सीधे 3 इफेक्ट होते हैं। पहला तो ये सूर्य ताप को अवशोषित करेगा, बादलों के निर्माण को बढ़ाएगा और बर्फ़ का एल्बिडो कम होगा, जिससे कि हमारा वैश्विक जो तापमान है वो निरंतर बढ़ता रहेगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि कार्बन सोर्स क्या होते हैं। कार्बन सोर्स वे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें कार्बन सोर्स कहा जाता है। और कार्बन सिंक जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं उन्हें कार्बन सिंक कहते हैं। जैसे कार्बन सिंक 2 तरीके के होते हैं। एक तो हरे पौधे जो कार्बन का अवशोषण करते हैं, हरे पौधों द्वारा जो कार्बन का अवशोषण किया जाता है उसे ग्रीन कार्बन कहते हैं। और जो महासागरों के शैवालों द्वारा कार्बन का अवशोषण किया जाता है उसे ब्लू कार्बन कहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं वो क्या काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण करके कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ग्लूकोज में बदल देते हैं, तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी कम होती है। उसके बाद यही काम निरंतर बड़ी संख्या में करते हैं महासागरों के शैवाल, वो भी जो है कार्बन का अवशोषण करते हैं और अच्छे कार्बन सिंक होते हैं। वो थोड़ा सा आगे देखते हैं कि CO2 इमिशन जो पर कैपिटा होता है, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, वो कौन सा देश उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो विश्व में पर कैपिटा CO2 इमिशन सबसे ज़्यादा कतर का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो USA का है। USA पर कैपिटा 16.7% CO2 का इमिशन करता है। फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, ऑस्ट्रेलिया 15.4% पर कैपिटा में, और कनाडा 15.1%। उसके बाद चाइना आता है, चाइना 6.5% और इंडिया 1.7% पर कैपिटा CO2 का उत्सर्जन करता है। अब
अब हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे आर्थिक जो सेक्टर हैं वो CO2 उत्सर्जन में कितना जिम्मेदार है। तो सबसे नंबर 1 पर इलेक्ट्रिसिटी। आज भी हम जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोयले से उत्पादन की जाती है। तो कोयले जो उत्पादन कोयले से होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें CO2 काफ़ी बड़ी मात्रा में वायुमंडल में मुक्त होती है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब पेट्रोलियम का जो भी हम यूज कर रहे हैं पेट्रोलियम का, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा CO2 की बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होता है। उसके बाद कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल। कमर्शियल का मतलब जैसे बिल्डिंग निर्माण में हम वनों की कटाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जो वन हैं पहले वो CO2 का अवशोषण करते थे, अब उनके हिस्से की CO2 जो बच जाती है वो भी वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो उससे क्या होता है, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग में वो भी जिम्मेदार होती हैं। फिर एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में पराली जलाना, पराली जलने के कारण भी बहुत सारी CO2 क्या हो रही है, वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाई जा रही है, जिसके कारण ये वैश्विक तापन की घटना और भी तीव्र हो रही है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये जो वैश्विक तापन हो रहा है इसके प्रभाव क्या क्या होंगे, वैश्विक तापन किस तरह से हमें प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे। पॉजिटिव इफेक्ट में सबसे पहले नंबर पर उर्वरकीय प्रभाव, जिसे हम फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इफेक्ट क्या पड़ता है, तो वैश्विक तापन बढ़ने से क्या होगा, वैश्विक तापन बढ़ने से पौधों की उत्पादकता बढ़ेगी। मतलब पौधों की उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, तो मतलब ये है कि जैसे कोई पेड़ है, कोई भी पौधा है, तो वो मान लो कि पहले 10 किलो फल का उत्पादन करता था, तो अब वो कितना करेगा, अब वैश्विक तापन बढ़ने से उसका उत्पादन क्या होगा कि 15 किलो होगा, 15 किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 किलोग्राम प्रति पौधा उत्पादन बढ़ रहा है तो परिणामी उत्पादन बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। परिणामी उत्पादन क्या होगा कि कम हो जाएगा, परिणामी उत्पादन कम हो जाएगा लेकिन प्रति पौधा उत्पादन बढ़ जाएगा। परिणामी और पौधा उत्पादन कहने का मतलब यह है कि यदि पूरे भारतवर्ष में एक साल में आमों की जो उत्पादकता है, मान लो पहले ग्लोबल वार्मिंग के पहले कुल मिलाकर 1 क्विंटल आम उत्पादन कर पाता था, अब ग्लोबल वार्मिंग होने के बाद जो परिणामी उत्पादन होगा भारत का, वह 70 से 75 केजी के आसपास ही रह जाएगा। तो परिणामी उत्पादन क्या होता है, इसमें कम हो जाता है। यही एक ऐसा इफेक्ट है जो पॉजिटिव है, बाकी और सारे इफेक्ट वैश्विक तापन के नेगेटिव होंगे। अब हम देखते हैं कि वैश्विक तापन के नेगेटिव इफेक्ट क्या हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव इफेक्ट होगा कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे। तो जो बड़ी बड़ी हिमालय पर हमारे जो बर्फीले चट्टानें हैं वो क्या होंगी, पिघलने शुरू हो जाएंगी वैश्विक तापन के कारण, क्योंकि भाई जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ़ क्या होंगी, पिघलना शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा कि हिमानी जो नदियां हैं, हिमालयी नदियां जो भी हैं, उनमें क्या होगा कि बर्फ़ जब पिघलेगी तो जो हिमालय से निकली हुई नदियाँ जैसे गंगा हो गई और भी जो नदियाँ हैं हिमालय की, उनमें क्या होगा, पहले बाढ़ आ जाएगी। सबसे पहले अगर बर्फ़ पिघलेगी तो उनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, तो पानी जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो बहुत सारे क्षेत्रों को बाढ़ से प्रभावित कर देंगी, बाढ़ से प्रभावित करेंगी। लेकिन जैसे ही बर्फ़ पिघल कर ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर क्या होगा, इन नदियों में सूखा पड़ जाएगा। तो पहला इफ़ेक्ट क्या होगा कि जिसके कारण हिमालयी नदियों में बाढ़ आएगी, फिर सूखा पड़ जाएगा। और ग्लेशियर के पिघलने से दूसरा इफ़ेक्ट क्या होगा, ग्लेशियर के पिघलने से पानी जो है समुद्र में जाएगा, जिससे समुद्र का आयतन बढ़ेगा। आप सभी को पता होगा कि जब समुद्र का आयतन 2 तरीके से बढ़ता है, या तो पानी ज़्यादा होगा तो समुद्र का आयतन बढ़ेगा, या फिर तापमान के बढ़ने से पानी का जो आयतन है वो ज़्यादा हो जाता है। और भौगोलिक घटना पर इससे सीधा असर पड़ेगा, जिससे सुनामी व फिर भूकंप आने की संभावनाएं अधिक हो जाएंगी। और इसका सीधा असर समुद्र किनारे पर पड़ेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है उस पर भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था में भी उससे। इसमें क्या कह सकते हैं हम, जैसे मान लो कि विश्व की जो 40% जनसंख्या है वो समुद्र के किनारे पर है, तो विश्व की 40% जनसंख्या समुद्र के किनारे पर है, और जो विश्व की 70% अर्थव्यवस्थाएं हैं वो 70% अर्थव्यवस्थाएं भी समुद्र के किनारे पर है।
और यहाँ में विश्व का जो है 40 से 50% पैसा जो प्राप्त होता है वो समुद्र के किनारों से ही प्राप्त हो रहा है। तो समुद्र में क्या होगा, तो समुद्र का जब आयतन बढ़ेगा तो समुद्र वाले जो लोग होंगे वो अंदर की तरफ आएंगे, लेकिन वहाँ भी जब वो अंदर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे तो अंदर क्या हुआ है, सूखा पड़ रहा है, कहीं कहीं पे जो नदियाँ हैं वो सूखी पड़ी हैं। तो इससे अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये तो हुआ ग्लेशियर के पिघलने से पहला नकारात्मक प्रभाव। अब हम दूसरे प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, दूसरा जो हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ने से क्या होगा कि पानी का वाष्पीकरण होगा। अगर पानी का वाष्पीकरण होगा तो तापमान बढ़ेगा, तो पानी जो है वाष्पीकृत होगा। वाष्पीकृत होने के कारण क्या होगा, बादल बनाएगा, तो बादलों का ज़्यादा निर्माण होगा। बादलों का अगर यदि ज़्यादा निर्माण हो रहा है तो बादल क्या करेंगे, ज़्यादा भारी मात्रा में वो आर्द्रता प्राप्त करेंगे। आर्द्रता जब ज़्यादा प्राप्त करेंगे तो कहीं कहीं पे इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी जिससे वहाँ पे बूढ़ा आ जाएगा या फिर बाढ़ आ जाएगी। और कहीं कहीं पे जहाँ पे बारिश नहीं होनी है वहाँ पे एकदम सूखा ही पड़ा रहेगा। और दूसरी चीज़ है, अनाज जल्दी ख़राब हो जाएंगे इससे। अनाज और मच्छरों की आबादी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बीमारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि उनका कोई इलाज नहीं होगा। फिर जो ताप पेटियाँ हैं, ताप पेटियाँ क्या होंगी, विस्थापित हो जाएंगी। और ताप पेटियाँ विस्थापित होने के कारण जंतुओं और पादपों की जो प्रजातियाँ हैं वो विलुप्त हो जाएंगी। और इसमें क्या होगा, एक और इफेक्ट आएगा, प्रवाल विरंजन होगा। प्रवाल विरंजन होगा जिससे क्या होगा, 40 से 50% मछलियों की प्रजातियाँ क्या होंगी, विलुप्त हो जाएंगी। और तीसरा जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो क्या है कि वैश्विक तापन के कारण अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो इससे ओजोन का भी क्षरण होगा। यदि ओजोन का क्षरण हो रहा है तब भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे, और जो किरणें आती हैं अल्ट्रावायलेट वगैरह वो सब भी हमारी पृथ्वी पर बहुत आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ये सब इतने सारे नकारात्मक प्रभाव हैं, इसके आप नोट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। और वैश्विक तापन के उपाय अगली क्लास में, और उसके जो कुछ सम्मेलन हैं वो सब हम आपके साथ अगली क्लास में उन पे चर्चाएं करेंगे। और आप पढ़ते चलिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर करते चलिएगा। यदि आपका साथ रहा तो ऑप्शनल की भी शुरुआत हम यूट्यूब पर कर सकते हैं। और बस आप वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। धन्यवाद।